हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड की जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार द्वारा गठित स्टेट ओवरसाइट कमेटी की समीक्षा बैठक में बताया गया कि झारखंड के विभिन्न जेलों में कुल 26 कैदी एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं। साल 2024 से 25 के दौरान कुल 37,702 कैदियों की एचआईवी जांच की गई, जिसमें 26 पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 1,19,57 कैदियों की सिफिलिस जांच की गई, जिसमें 9 संक्रमित मिले। वहीं 3 कैदी हेपेटाइटिस से भी संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमित कैदियों को पास के एआरटी केंद्र से जोड़कर इलाज दिया जा रहा है। यह जानकारी झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक अबू इमरान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में दी गई। टीबी की बात करें तो राज्य की जेलों में 40,454 कैदियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 3,402 की स्पूटम जांच हुई और 37 कैदी टीबी पॉजिटिव मिले। इन्हें डॉट्स के जरिए इलाज मिल रहा है। बैठक में एआईजी जेल तुषार गुप्ता, उप सचिव दीपक कुमार साहू, समाज कल्याण विभाग की अनामिका और अन्य अधिकारी शामिल हुए। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की मांग पर केंद्र ने देवघर, जरमुंडी और महागामा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सांसद निशिकांत दुबे को 15 मई को पत्र भेजकर बताया है कि केंद्र सरकार ने देवघर, जरमुंडी व महागामा में केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी दे दी है। सांसद ने 11 दिसंबर 2024 को लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की थी। राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद इन तीनों जगहों पर राज्य सरकार व जिला प्रशासन को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जरमुंडी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन का प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है, जबकि महागामा में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन का प्रस्ताव आया था, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण इसे दूर कर वापस प्रस्ताव मांगा गया है। इधर देवघर में देवीपुर एम्स के पास अस्थायी भवन केंद्रीय विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाने पर जिला प्रशासन से जल्द नई जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया है। जमीन मिलते ही शुरू होगी भवन निर्माण प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जैसे ही जमीन मिल जाएगी, केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय भवन निर्माण की दिशा में तेजी से प्रक्रिया शुरू कर देगी। सांसद ने लोकसभा में संताल परगना में कम साक्षरता दर, स्कूलों की खराब दशा और बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने की समस्या को दूर करते हुए देवघर, जरमुंडी व महागामा केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का आग्रह किया था। सांसद ने कहा था कि इन तीनों जगहों पर केंद्रीय विद्यालय खुलने से इस इलाके में शिक्षा के माध्यम से छात्रों का जीवन स्तर काफी बेहतर हो सकता है। खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा ने गुरुवार को खरसावां के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बीडीओ, सीओ व बिजली विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सभी के साथ बारी बारी से बैठक कर उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद ने सीओ कप्तान सिंकू व बीडीओ प्रधान मांझी के साथ बैठक कर खरसावां प्रखंड में चल रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। सीओ कप्तान सिंकू को सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक जमीन का चयन ससमय करने, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, जमीन की नापी, आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनाने समेत कार्यों का निष्पादन ससमय करने का निर्देश दिया। सांसद कालीचरण मुंडा ने बताया कि खरसावां अंचल कार्यालय से जुड़े मामलों में काफी शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी संवेदनशील होकर जनहित से जुड़े मामलों का निष्पादन करें। उन्होंने बीडीओ प्रधान मांझी को आवास व मनरेगा से जुड़े कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही कालीचरण मुंडा ने आईसीडीएस से जुड़े कार्यों में भी सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
सड़कों के निर्माण कार्यों में मिल रही शिकायतों को भी दूर करने का निर्देश दिया। बिजली आपूर्ति में सुधार लाने का निर्देश सांसद कालीचरण मुंडा ने बिजली विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक कर उन्हें बिजली आपूर्ति में सुधार लाने का निर्देश दिया। सांसद ने बताया कि आए दिन खरसावां कुचाई क्षेत्र में बिजली के अनियमित आपूर्ति की शिकायतें मिल रही हैं। लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि वे जल्द ही विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष कोंदो कुंभकार ने गुलदस्ता भेंट कर सांसद कालीचरण मुंडा का स्वागत किया। सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सांसद कालीचरण मुंडा ने खरसावां के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन सृजन पर्व 2025 के तहत किए कार्यों की जानकारी ली। सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, जनसंपर्क कर लोगों को पार्टी के नीति सिद्धांतों से अवगत कराने को कहा। साथ ही उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता के बीच ले जाने की अपील की। इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव छोटराय किस्कू, प्रखंड अध्यक्ष कोंदो कुंभकार, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रेमेंद्र मिश्रा, मो भुट्टो, अकबर जिया, शंकतर लोवादा, साकारी दोंगो, राजू मुस्ताक, तनुज प्रधान समेत कई लोग उपस्थित थे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के शंकरपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। 7,77,000 लाख रुपए की लागत से बने इस परिवर्तित स्टेशन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। यह भारतीय रेलवे में चल रहे आधुनिकीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करना है ताकि उन्हें आधुनिक यात्री सुविधाओं, बेहतर सौंदर्य और उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। इस पहल के तहत यात्री सुविधा, पहुंच और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए शंकरपुर स्टेशन को व्यापक रूप से बदल दिया गया है। झारखंड में हावड़ा पटना मेन लाइन पर स्थित पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत शंकरपुर रेलवे स्टेशन, जिसे एनएसजी 6 स्टेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अमृत भारत स्टेशन योजना एबीएसएस के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तन का गवाह बना है। पुनर्विकसित शंकरपुर स्टेशन देवघर एम्स के बहुत करीब है। इस स्टेशन का उन्नयन विशेष रूप से देवघर एम्स के डॉक्टरों और कर्मचारियों सहित वहां आने वाले मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ है। आज उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे, देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर प्रोबॉस सौरभ वार्ष्णेय, रेलवे के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इसे इस क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शंकरपुर स्टेशन के पुनर्विकास से न सिर्फ इससे सटे एम्स को फायदा होगा, बल्कि इस क्षेत्र में आजीविका और उद्योगों का भी विस्तार होगा। सांसद ने कहा कि यहां एक वॉशिंग पिट का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे भीड़भाड़ वाले जसीडी स्टेशन पर ट्रेनों का लोड कम होगा। सांसद ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि शंकरपुर स्टेशन का विकास इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्या बड़े किरदार को बचाने के लिए आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया? आखिर इस पूरे शराब घोटाले में कितने किरदार हैं और इतना बड़ा एक्शन एसीबी ने किसके इशारे पर लिया है? इस मामले पर सवाल भाजपा भी पूछ रही है और आरोप सीधे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगा रही है। जिस तरह से शराब घोटाले में पहली बार एसीबी ने किसी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। आखिर पूरा मामला क्या है कि इतना बड़ा एक्शन एसीबी ने अपनी ही सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ ले लिया, पूछताछ की और 5 घंटे बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन पर 38 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। दावा किया गया है एसीबी की ओर से कि अपने पद का दुरुपयोग कर गलत नीति बनाकर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है। आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक पर लिखा कि मैं अप्रैल 2022 में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड और छत्तीसगढ़ में होने वाले शराब घोटाले के संदर्भ में आगाह किया था। सरकार ने मेरे पत्र और चेतावनी को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि छत्तीसगढ़ के शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए झारखंड में हजारों करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम देने में सहयोग किया। शराब माफियाओं के खर्चे पर हेमंत सरकार की पूरी कैबिनेट रायपुर दौरे का लुत्फ उठाया। अब जब छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है, मामला ईडी और सीबीआई तक पहुंच गया है, तब झारखंड में एसीबी द्वारा की जा रही है। एसीबी के इस जांच पर भला कैसे भरोसा किया जा सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में चल रही सीबीआई जांच से डरकर अब बड़ी मछलियों को बचाने के लिए कुछ छोटे लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यदि हेमंत जी वास्तव में घोटाले की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, उनमें हिम्मत है, तो वह मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दें। बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गुरुवार देर शाम एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। विनय चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। जिस तरह से उत्पाद सचिव रहते हुए एक ऐसी नीति बनवाई जिससे घोटाले हुए, तो इसकी जांच होगी तो कई परत खुलेगी और कई किरदार सामने आ सकते हैं। 2019 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, उनके सचिव की भूमिका में विनय चौबे रहे थे। साल 2022 में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन को शराब नीति में एंट्री दिलाई गई। अरुण त्रिपाठी को झारखंड का सलाहकार बनाया गया। छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट ने झारखंड के शराब कारोबार पर कब्जा किया तो उत्पाद सचिव विनय चौबे ही थे। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई जांच में कई गड़बड़ी आज सामने आई, जिसके बाद एसीबी ने केस दर्ज किया। इस मामले में परिवर्तन निदेशालय अलग से जांच कर रही है। झारखंड एसीबी ने 7 अक्टूबर 2024 को पी दर्ज की थी। अब यह एफआईआर में तब्दील हो गई है। इस शराब को घोटाले की जांच सीबीआई भी शुरू कर चुकी है और अब एसीबी केस के आधार पर ईडी भी नया मुकदमा दर्ज करेगी। झारखंड के आईएएस अधिकारियों के लिए मई का महीना काल बनकर सामने आता है। कई रसूखदार आईएएस अधिकारी सलाखों के पीछे इसी मई महीने में पहुंच चुके हैं, चाहे पूजा सिंघल की बात करें या छवि रंजन हो और अब विनय चौबे। मई के महीने में ही सभी की गिरफ्तारी हुई। साल अलग अलग था। उसके बाद अब चर्चा का बाजार गर्म हो गया और लोग मजे में लिख रहे हैं कि मई का महीना झारखंड के अधिकारियों के लिए सही नहीं है। अगर आप घोटाला करते हैं तो आप पर कार्रवाई मई के महीने में हो सकती है। अब तक परिवर्तन निदेशालय एक्शन में दिख रही थी, लेकिन अब एसीबी ने भी बड़ा हाथ मार लिया और उसने भी इसी मई महीने को चुना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे 12 मई 2022 की दिन गुरुवार का था। एयरपोर्ट रोड स्थित परिवर्तन निदेशालय के दफ्तर में वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ चल रही थी। पूछताछ सुबह 11 बजे से शुरू हुई, लेकिन जब शाम ढली और समय करीब 6 के आसपास पहुंच, तब सूचना आई कि पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा। मनरेगा से शुरू हुई जांच खनन विभाग तक पहुंच गई और जो दस्तावेज मिले उसे देखकर अधिकारी भी चौंक गए कि आखिर कैसे बड़े पैमाने पर झारखंड के पत्थर को काटकर बेच दिया गया। इसमें 1000 करोड़ रुपए का घोटाले का खुलासा ईडी ने किया। इसके बाद फिर 2023 तारीख 4 मई दिन शनिवार, जब परिवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ शुरू हुई दिन के 11 बजे ईडी के कार्यालय में छवि रंजन पहुंचे थे। इन्हें जानकारी नहीं थी कि आज का दिन उनके लिए काल बनकर आया है। ठीक 5 से 6 बजे शाम तक छवि रंजन के भी गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आई। बताया गया कि जमीन घोटाला बड़े पैमाने पर रांची में किया गया है। उसमें डीसी रहते हुए छवि रंजन की भूमिका थी। जब जमीन की जांच शुरू हुई, जो कई जमीन कब्जे की पोल खोल दी गई। अब 20 मई 2025 दिन मंगलवार, आईएएस अधिकारी विनय चौबे के लिए अमंगल हो गया। शराब घोटाला मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया। उनके गिरफ्तारी के बाद दावा किया गया कि 38 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। आखिर में कोर्ट में पेशी हुई और फिर जेल भेज दिया गया।
अब जिस तरह से 3 बड़े आईएएस अधिकारी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि झारखंड के आईएएस अधिकारी जो घोटालेबाज हैं, उनके लिए यह महीना सही नहीं है। सोचते हैं कि जल्दी से मई का महीना निकल जाए, नहीं तो कब किसकी गिरफ्तारी कौन एजेंसी कर लें, यह कहना मुश्किल है। वर्ष 1997 में डॉक्टर ओपी भल्ला ने फरीदाबाद में मानव रचना संस्थान की स्थापना एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के रूप में की थी। आज इस शिक्षण संस्थान में 135 से अधिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। मानव रचना यूनिवर्सिटी बेस्ट 100 यूनिवर्सिटी में से एक है। यहां की पढ़ाई की गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन की गोल्ड रेटिंग प्राप्त है। संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मॉडर्न एरा में जरूरत के मुताबिक स्किल्ड बनाया जाता है। बच्चे खुद को ग्लोबल कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करें, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, बिहार झारखंड के बच्चों को कैसे अवसर मिल सकता है, इन सारे मुद्दों पर बुधवार को देवघर पहुंचे इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर ओपी भल्ला के पुत्र और मानव रचना शिक्षण संस्थान की शुरुआत मेरे पिता स्व ओपी भल्ला ने 1997 में की थी। उस समय फरीदाबाद में कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं था। सारे बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई करने बाहर जाते थे। इस कमी को देखते हुए यहां एक शिक्षण संस्थान के रूप में 180 स्टूडेंट के बैच के साथ इस संस्थान की शुरुआत हुई। क्वालिटी एजुकेशन के कारण आज 135 से भी अधिक कोर्स संचालित हो रहे हैं। यह शिक्षण संस्थान देश की 100 बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शामिल है। NAC A++, QS 5 स्टार रेटिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन की गोल्ड रेटिंग प्राप्त यूनिवर्सिटी है। दुनिया के अन्य देशों में भारत के छात्रों के सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, दुनिया में भारत के बच्चों के लिए अपार संभावनाएं हैं। अब फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली में ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, लेकिन यहां के बच्चों के सामने भाषा ज्ञान बहुत बड़ी समस्या बन रही है। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी बच्चों को एकेडमिक शिक्षा, टेक्निकल, मेडिकल व अन्य शिक्षा में दक्ष बनाने के साथ साथ भाषाई ट्रेनिंग व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर विशेष फोकस करती है, ताकि बच्चों को दूसरे देशों में अवसर मिले तो वे वहां सहज महसूस कर सकें। ग्लोबल डिमांड से हमारा मतलब है कि विश्व में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उसकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड के अनुरूप कोर्स का चयन करने के लिए हम छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट विदेशों में इंडस्ट्रीज या अन्य सेक्टर में अवसर तलाशना चाहते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो। इसी अनुरूप मानव रचना यूनिवर्सिटी स्किल्ड स्टूडेंट तैयार करते हैं। देश हो या विदेश, सैकड़ों कंपनियां हैं जिनसे हमारा टाई अप है, जहां हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट भी मिल रहा है। हमारे शिक्षण संस्थान में बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। बच्चों को इंश्योर करते हैं कि जब वे पढ़कर बाहर निकलें, जिस स्किल की जरूरत उन्हें है, उसी अनुरूप अपना करियर चुनें। बिहार और झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? झारखंड हो या बिहार, यहां से प्रतिवर्ष 200 से 250 स्टूडेंट मानव रचना शिक्षण संस्थान के स्कूल में दाखिला लेते हैं। इन छात्रों को पढ़ाई का बेहतर माहौल देने के लिए स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर आदि बनाए गए हैं। यहां के बच्चों को पारिवारिक माहौल मिलता है। हम सिर्फ एकेडमिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि मूल्य आधारित शिक्षा देते हैं। बिहार झारखंड ही नहीं, हमारे यहां जो भी बच्चे आते हैं, सभी को फुल सपोर्ट रहता है। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी पानी के लिए महिलाओं को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। काफी मेहनत के बाद पीने और खाने के लिए महिलाएं पानी जुटा पाती हैं। कभी कभी हाल तो यूं बन पड्डी डीएचता है कि अगर दिन में पानी की व्यवस्था न हो तो रात के अंधेरों में महिलाओं को डांडी पर पानी भरने के लिए जाना पड्ड डसता है। विकास का लाख दावा कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हां, यह हाल है सिल्ली प्रखंड के ठुंगरुडीह और हेसाडीह गांव का। आजादी के 75 वर्षों बाद भी पानी और बिजली की समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। ठुंगरुडीह के ऊपर टोला में लोग डांडी, खेतों में गड्ढों से निकलने वाला पानी का पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि वहां बिजली और पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह हेसाडीह में 60 परिवारों को पीने के पानी के लिए
कोचा नदी के दुर्गम रास्तों से होकर खार कांचा सोतिया जाना पड़ता है, जहां महिलाएं धीरे धीरे पानी जमा करती हैं। इन गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीणों का जीवन कठिनाइयों से भरा है। सरकार की योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में लागू हो रही हैं, लेकिन इन गांवों तक इनका लाभ नहीं पहुंच पाया है। उदाहरण के लिए जल जीवन मिशन ने छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में हर घर जल का लक्ष्य हासिल किया, लेकिन सिल्ली जैसे क्षेत्र अभी भी उपेक्षित हैं। ठुंगरुडीह गांव के ऊपर टोला में लगभग 40 परिवारों की आबादी है। यहां पेयजल की आपूर्ति के लिए वर्ष 2020 में सोलर जल मीनार स्थापित किया गया था, लेकिन वह पिछले 5 महीनों से खराब पड़ा है। इसके अलावा जल नल योजना के तहत एक और जल मीनार का निर्माण कार्य पिछले 1 वर्ष से अधूरा पड़ा है। इस कारण ग्रामीणों को डांडी, डोभा से पानी लाकर पीने को विवश होना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में कुएं का जलस्तर भी काफी नीचे चला जाता है, जिससे यह पानी भी उपयोग के लायक नहीं रहता। हेसाडीह गांव में 60 घरों के लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। महिलाएं बताती हैं कि वह दूर दराज के कोचा नदी के खार कांचा सोतिया से पानी लाती हैं। वहां से पानी धीरे धीरे इकट्ठा करके घर लाती हैं, जिसका उपयोग वे पीने के लिए करती हैं। वहीं सोतिया के निचले हिस्से के पानी में लोग स्नान करने और कपड़े धोने का काम करते हैं। गांव में जल संकट की स्थिति गंभीर है। सिल्ली प्रखंड में विभागीय लापरवाही के कारण 197 जलापूर्ति योजनाओं का कार्य ठप हो गया है, जिससे 1.5 लाख की आबादी केवल 71 योजनाओं पर निर्भर है। इसके अलावा कई चापाकल भी खराब पड़े हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आवश्यक अनुदान की कमी के कारण योजनाओं का कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। ठुंगरुडीह और हेसाडीह गांवों में जल संकट और बिजली की समस्या ग्रामीणों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। सरकार और संबंधित विभागों से अपेक्षित है कि वे शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करें, ताकि ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें।